तो ये न्यूज आपके स्क्रीन पर जो है वो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का टॉपिक है। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के साथ साथ ये ज्योग्राफी से भी संबंधित टॉपिक है। तो बहुत ध्यान से जो है इस टॉपिक को देखिएगा, बहुत ध्यान से जो है इस टॉपिक को समझिएगा। द हिंदू ने इस न्यूज को कवर किया है। द हिंदू लिखता है, वाई आर टाइगर्स डाइंग इन नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, नीलगिरी, कृपया मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं कि नीलगिरी जिला जो है वो भारत के किस राज्य में? फटाफट कमेंट करके बताइए कि नीलगिरी जिला जो है वो भारत के किस राज्य में? और नीलगिरी के अंदर ये जो बाघों की मृत्यु है, वो बाघों की मृत्यु क्यों चिंता की बात बनी, क्यों बाघों की मृत्यु जो है वो चिंतनीय बनी है, उसके ऊपर हम बात करें। अब यहां से प्रश्न कैसा आएगा? तो प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें तो आप जानते होंगे कि नीलगिरी जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में भी जाना जाता है। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर हम बात करेंगे। और बाघों का संरक्षण, टाइगर को जो है वो संरक्षित करने के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए, उन सभी पर हम बात करेंगे। तो कॉपी पेन अगर अभी तक अपने साथ में नहीं रखे होंगे तो अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात हम करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2020 में एक प्रश्न पूछा था। आइए इस प्रश्न को जो है वो देखते हैं कि क्या है प्रश्न, और प्रयास कीजिए इस प्रश्न का उत्तर देने का कमेंट में। प्रश्न है, निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास यानी कि क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? 2020 में यूपीएससी ने ये प्रश्न पूछा था, और इस प्रश्न को ध्यान से देखिए और इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। ऑप्शन है कार्बेट, रणथंबोर, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम या सुंदरवन। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपके सामने ये एक वीडियो नजर आ रही है जो कि एएनआई के माध्यम से इस वीडियो को मैं आपके सामने लेकर आया। अब तमिलनाडु में एक जिला है दोस्तों जिसका नाम है नीलगिरी, और नीलगिरी जिला जो है वो जैव विविधता से काफी समृद्ध है, और यहाँ बड़ी संख्या में जो है वो बाघ पाए जाते हैं। हालांकि पिछले 2 महीने में इस जिले में विभिन्न कारणों से 10 बाघों की जो है वो मौत हो चुकी है, और बाघों के मृत्यु के परिणाम स्वरूप उनके संरक्षण एवं अस्तित्व को लेकर जो संरक्षणवादी हैं वो बहुत ही ज्यादा चिंतित हो चुके हैं। प्रश्न ये है कि नीलगिरी में बाघों के मृत्यु का कारण क्या है? तो आज हम चर्चा करेंगे कि नीलगिरी में बाघ क्यों मर रहे हैं, कौन कौन से कारण हैं जिसके चलते बाघों की मृत्यु हो रही है। कारणों पे अगर हम बात करें तो सबसे पहला कारण जो है वो है बाघों का उच्च घनत्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो हम मैप पर भी देखेंगे, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, एएनआई और इंडियन एक्सप्रेस ने इसको कवर किया है। इन्वेस्टिगेटिंग द मिस्ट्रीज डेथ विथ, ये सारी की सारी जो है वो बातें हुई हैं। आप अपने स्क्रीन पर इस तस्वीर को भी देखिए, ये मैप है, तमिलनाडु का मैप है, ठीक है। ये इंडिया में ये तमिलनाडु आपको देखने को मिल रहा है, और ये जो जिला है ये है आपका नीलगिरी का जिला। नीलगिरी के जिले के बारे में बात करें दोस्तों तो ये केरल के साथ अपनी सीमा को जो है वो साझा करता है। नीलगिरी के पास आपको कोयम्बटूर और इरोड जिला जो है वो आपको देखने को मिलेगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। वाई आर द टाइगर्स डाइंग इन नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट? नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में बाघ जो है उनकी मृत्यु क्यों हो रही है ये हम बात कर रहे हैं। चलिए थोड़ा सा और भी देखते हैं। ये आपके स्क्रीन पर जो तस्वीर जो वीडियो नजर आ रही है ये नीलगिरी की वीडियो है। नीलगिरी बहुत ही सुंदर जो है स्थान है, बहुत ही रमणीय स्थान है, और ये नीलगिरी ऐसा ही हरा भरा क्षेत्र है। तो नीलगिरी बायोस्फीयर के बारे में हमने कहा कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो मुदुमलाई, बांदीपुर, नागरहोल परिसर में बाघों की संख्या व घनत्व के अधिक होने के कारण क्या कहा जा रहा है कि काफी सारे बाघ जो है वो मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, नीलगिरी, गुडलूर वन प्रभाग के आसपास के आवासों में जो है या आवासीय क्षेत्रों को जो है वो क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। और जब ये नुकसान पहुंचा रहे हैं तो इसके कारण हम क्या देख रहे हैं कि इसके चलते जो है वो मानव और वन्य जीव संघर्ष के मामले जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। बाघों की जिस प्रकार संख्या में वृद्धि हो रही है इसके चलते उस क्षेत्र में इंडियन गौर और जो भी आपके स्पॉटेड डियर है उन प्रजातियों के ऊपर भी जो है वो काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये आपके सामने एक मैप देखने को मिल रहा है। देश के 35% टाइगर जो हैं वो मध्य प्रदेश और कर्नाटक में रहते हैं। सबसे ज्यादा टाइगर जो हैं वो आपके मध्य प्रदेश में है, फिर कर्नाटक में है, फिर उत्तराखंड में है, महाराष्ट्र में है और तमिलनाडु है। ये टाइगर सेंसस 2018 के आंकड़े आपको देखने को मिल रहा है।
big cat count. According to the data released by the PM, the number of tigers in India increased by 200 in past 4 years. A look at tiger population. 2006 से लेकर 2022 तक अगर आप बाघों की संख्या में देखें तो किस प्रकार से बाघों की संख्या में आपको वृद्धि जो है वो देखने को मिल रही है। स्टडी राइज अ टाइगर एट वन विहार नेशनल पार्क इन भोपाल संडे। ठीक है, ये बाघ है, सवेरे सवेरे भोरे भोरे आपको बाघ का दर्शन करा रहे हैं हम। ठीक है, इस मैप को आप बड़े ध्यान से देखिए। ये आपको नागरहोल नेशनल पार्क देखने को मिल रहा है, ये आपको वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिल रहा है। ये जो क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है ये आपका नीलगिरी का जो क्षेत्र है वो आप देख रहे हैं। ये आप मुकुर्थी नेशनल पार्क देख रहे हैं, ये मुदुमलाई टाइगर रिजर्व देख रहे हैं, ये वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया आप देख रहे हैं, ये बांदीपुर नेशनल पार्क देख रहे हैं कर्नाटका का। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों तो ये मुकुर्थी का तो एरिया देखा आपने। ठीक है, ये सारा का सारा एरिया आप देख रहे हैं, ये केरल का क्षेत्र दिख रहा है, ये आपको अरब सागर का क्षेत्र जो है वो देखने को मिल रहा है। तो मैंने क्या कहा, मैंने जब इस टॉपिक को शुरुआत किया तो मैंने कहा कि मुदीमलाई बांदीपुर नागरहोल के परिसर में जो है, ठीक है, तो ये आपको मुदीमलाई दिख रहा है, ये मुकुर्थी नजर आ रहा है, ये आपको बांदीपुर दिख रहा है और ये नागरहोल का क्षेत्र दिख रहा है। अब इन क्षेत्रों में बाघों की संख्या क्या हो गई है, इन क्षेत्रों में बाघों की संख्या बढ़ गई है और बाघों की संख्या बढ़ने के कारण जो है वो क्या हो रहा है, आसपास के आवास में जो है वो बाघ जा रहे हैं और आसपास के आवास में जब बाघ जा रहे हैं तो इस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनके साथ इन बाघों का जो है वो क्या हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, जिसे मानव वन्य जीव संघर्ष कहा जाता है। अब बाघों की संख्या जैसे जैसे बढ़ रही है, मैंने कहा कि बाघों की संख्या के बढ़ने के कारण हम क्या देख रहे हैं कि बाघ मानव के बीच में जो है वो संघर्ष हो रहा है। और बाघ मानव के बीच में जब संघर्ष हो रहा है तो इस संघर्ष के कारण हम क्या देख रहे हैं कि जो भी आपके इस एरिया में जैसे स्पॉटेड डियर आपको नजर आ रहा है, जैसे कि आपको ये इंडियन गौर नजर आ रहा है, इनके शिकारी प्रजातियों के ऊपर जो है वो क्या पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। और प्राकृतिक शिकार की कमी के कारण बाघ पशुओं को जो निशाना बना सकते हैं, जिसके चलते जो है वो क्या हो रहा है, संघर्ष हो रहा है और परिणाम स्वरूप बाघों की मृत्यु जो है वो ज्यादा देखने को मिल रही है। दूसरा इस क्षेत्र में एक सबसे बड़ी समस्या जो है वो क्या है, तो भूखमरी का है और संक्रमण का है। मधुमलाई जो टाइगर रिजर्व है उस क्षेत्र को फिर से मैं आपके मैप में आपके सामने दिखाता हूं, आप देखिएगा फिर से, ठीक है ना। तो ये एरिया देखिए, आपको ये जो मधुमलाई टाइगर रिजर्व का एरिया नजर आ रहा है, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है, इस एरिया को बड़े ध्यान से समझिएगा। अब ये मधुमलाई टाइगर रिजर्व जो है ये आपका बफर जोन में जो बाघ सावक है, इस क्षेत्र में जो है वो बाघ सावकों की मृत्यु जो है वो सबसे ज्यादा हुई और सबसे ज्यादा जो बाघ सावक मारे गए हैं उनकी उम्र जो है वो 2 सप्ताह के आसपास बताई गई। जब इनका पोस्टमार्टम किया गया तो उस पोस्टमार्टम में ये पता चला कि जो बाघ सावक मरे हैं ये भूख से मरे हैं और भूख के अलावा अगर हम बात करें तो इनके नाभि में जो है वो संक्रमण हुआ और संक्रमण के कारण जो है इनकी मृत्यु। अब बाघों की संख्या में जिस प्रकार से कमी आ रही है उसको लेकर जो भी संरक्षणवादी हैं वो काफी ज्यादा चिंतित हो चुके हैं। वो कह रहे हैं कि बाघों का जिस प्रकार से अवैध शिकार हो रहा है नीलगिरी जिले में, ठीक है, इसके चलते भी जो है बाघों की संख्या कमी हो रही है। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो है वो बाघों का आखेट करते हैं, बाघों को उनसे मिलने वाले जो भी उनके मूल्यवान शारीरिक अंग हैं, जैसे उनकी खाल है, उनकी हड्डियां हैं, उनके नाखून हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं, उसका जो है व्यापार कर रहे हैं, जिसके चलते बाघों की जो है वो मृत्यु हो रही है। इसके अलावा बाघों की जो ट्रैकिंग और सुरक्षा का जो अभाव है, इसके चलते भी जो है वो क्या हो रहा है कि प्रत्यक्ष कई सारी चुनौतियां जो हैं वो आ चुकी हैं और प्रभावशाली तरीके से बाघों की निगरानी नहीं हो रही है। इसके अलावा शिकार प्रबंधन का भी काफी ज्यादा अभाव देखने को मिल रहा है। बाघों के जो है पर्यावास का जो क्षरण हो रहा है, यानी कि बाघ जहां रह रहे हैं, उनका हैबिटेट है, जो उनका आवास है, उनका जो क्षरण हो रहा है, जैसे कि वनों की कटाई हो रही है, मानवीय गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, अतिक्रमण बढ़ रहा है, जिससे कि बाघ के जो निवास है, जो स्थान है, जो आवास है, उनकी भी जो है वो क्षति हो रही है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, इसको बढ़ते हुए और टॉपिक को जो है वो समझते हैं कि टॉपिक क्या है। ठीक है, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, फिर से आपको नीलगिरी का एरिया नजर आ रहा है, नीलगिरी बायो रिजर्व। ये तस्वीर आपको जो है वो मृत बाघ सावक की जो है वो आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल रही है। कैसा लग रहा है सेशन जरूर बताएं, और अभी तक अगर आपने सेशन के लिंक को शेयर नहीं किया तो फटाफट लिंक को शेयर कर दीजिए। मैंने कहा ना, आपका साथ अगर रहेगा तो मेरा विश्वास, मेरा मनोबल जो है वो बढ़ा रहेगा। तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब जो है वो कराइए, सबको जो है वो आप बताइए, सबको इस क्लासेस के बारे में जो है वो जानकारी दीजिए
और सबको जो है वो साथ में जोड़ते चलिए। ठीक है, भारत में बाघों की मौत के ये आंकड़े आपको देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा सा ये आंकड़ा भी देखिए, 2012 से लेकर 2023 तक जो है वो बाघों के मौत के आंकड़े दिख रहे हैं। 88, 68, 78, 82, 121, 117, 101, 96, ये आंकड़े आपको जो है वो बाघों के मौत के दिख रहे हैं। और ये 2023 के फरवरी तक के जो है वो बाघों के मौत के आंकड़े आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात किया गया है। अब नीलगिरी, गिरी का मतलब क्या होता है? पहाड़, और नीला पहाड़ जो है वो नीलगिरी होगा। तमिलनाडु में नीलगिरी की पठार, जहां की आपको नीले फूल जो हैं वो चारों तरफ देखने को मिलेंगे, जिस फूल को जो है नील किरिंजी का फूल कहा जाता है। और उस क्षेत्र में इस फूल के पाए जाने के कारण जो है इस एरिया को जो है वो नीलगिरी का पहाड़ी क्षेत्र कहा जाता है। अब ये पूरा का पूरा जो नीलगिरी का जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये 3 भारतीय राज्यों में हमें फैला हुआ देखने को मिलता है। कौन कौन से राज्य में इसका फैलाव है? तो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में जो है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का फैलाव है। यूनेस्को के मानव और जीव मंडल कार्यक्रम के तहत भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को 1986 यानी कि 1986 में जो है वो घोषित किया गया। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर्ड अंडर द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को, a mega diversity hotspot covering parts of Tamil Nadu, Kerala and Karnataka. Indigenous population जो है वो 2 लाख के आसपास है। 30 indigenous groups, large population of endemic species in plant, animals and birds, बहुत अधिक मात्रा में यहाँ ऐसे आपको प्लांट्स देखने को मिलेंगे, बर्ड्स देखने को मिलेंगे या जीव देखने को मिलेंगे जो कि खतरे वाले है ना। तो यूनेस्को ने क्या किया, 1986 में जो है इसे स्थापित किया है। अब ये पूरा का पूरा क्षेत्र अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में आदिवासी समूह पाई जाती हैं। कौन सी आदिवासी समूह पाई जाती है? तो यहाँ अदियान, अर्दान, कादर, कुर्चियन, कुरुमन, कुरुम्बा, ये सारे के सारे जो हैं ये आदिवासी समूह जो हैं वो इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। अगर इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये ट्रॉपिकल जोन वाला एरिया है, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वाला जो एरिया है। और विश्व के अफ्रीकी उष्णकटिबंधी और इंडो मलायन जैविक क्षेत्र के संगम के रूप में इस क्षेत्र को जाना जाता है। नीलगिरी में अगर हम बात करें तो जीव कौन कौन से मिलते हैं? तो नीलगिरी तहार, नीलगिरी लंगूर, स्लेंडर काला हिरण, बाघ, गौर, भारतीय हाथी, नेवला जैसे जीव पाए जाते हैं। और नीलगिरी क्षेत्र में जो मीठे पानी का जो क्षेत्र है वहां तरह तरह की मछलियां जो हैं वो आपको देखने को मिलती है। नीलगिरी के अंदर अगर हम बात करें तो मधुमलाई अभ्यारण्य जो है, वायनाड जो है, जो कि हमने मैप में आपके साथ चर्चा किया था, एक बार फिर से मैप पर फिर से ये नीलगिरी की तस्वीर मैं आपको दिखा दे रहा हूं। नीलगिरी का वीडियो जो है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि नीलगिरी जो है कुछ ऐसा ही दिखता है, कुछ ऐसा ही है जो है वो नीलगिरी है। ठीक है, तो नीलगिरी के बारे में हम क्या कह रहे हैं कि कौन कौन सा क्षेत्र जो है वो नीलगिरी के अंतर्गत आएगा। तो फिर से मैं आपके स्क्रीन पर जो है इस मैप को दिखाता हूं, जिस मैप के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है आपको ये नीलगिरी का क्षेत्र देखने को मिल रहा है। और नीलगिरी के क्षेत्र में आपको कौन कौन सा एरिया नजर आ रहा है? तो मधुमलाई आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है ना। वायनाड 1 और वायनाड 2 का क्षेत्र नजर आ रहा है। बांदीपुर आपको नजर आ रहा है। नागरहोल का एरिया जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऊपर नागरहोल आपको देखने को मिल रहा है। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिल रहा है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क देखने को मिल रहा है। ये सारा का सारा क्षेत्र जो है इसे हम नीलगिरी रिजर्व का एरिया हम कहते हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में हम इसे जानते हैं। अब मेरा जो प्रश्न था उस प्रश्न पर आते हैं, जो प्रश्न हमने आपसे पूछा था। उम्मीद है कि वो प्रश्न आपको याद जरूर आ रहा होगा, जिस पर हम लोगों ने बात किया था इस टॉपिक को शुरू करने से पहले। प्रश्न क्या था? निम्नलिखित बाघ संरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास यानी कि क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? 2020 में यूपीएससी ने पूछा था और उत्तर है नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो क्षेत्र है ये सबसे बड़ा क्षेत्र है, जहां क्रांतिक बाघ आवास यानी कि क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के रूप में इस एरिया को जाना जाता है। ठीक है, तो ये रहा आज का दूसरा टॉपिक जिसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे थे, जिसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। आप अपने स्क्रीन पर फिर से देखिए नीलगिरी, और यहाँ जो शहर है जैसे ऊटी है, जैसे ऊटी घूमने के लिए आप लोग जाते हैं है ना, तो ऊटी आपको यही देखने को मिलेगा। कुन्नूर का क्षेत्र है ना, ये सारा क्षेत्र जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो कैसा लगा ये टॉपिक जरूर बताएं, और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। रिकॉर्डेड में भी देखिएगा तो कमेंट अवश्य कीजिएगा, लाइव में भी तो कमेंट कर ही दीजिए। शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा दोस्त।